नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टीचर हब पे। जैसा कि मित्रों हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना शुरू किया था और उसी में जो हम लोग का प्रथम अध्याय था संविधान सभा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहा जाता है, उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। और उसी में आज का जो लेक्चर है हम लोग का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया कि भारत में संविधान सभा की मांग कब कब की गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संविधान सभा का गठन। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और आज हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान सभा की आलोचनाएं। इन दो टॉपिक को करने के बाद यह चैप्टर आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, जो पढ़ना है हम लोगों को, सबसे पहले वह पढ़ना है प्रमुख समितियों के बारे में, अर्थात जो महत्वपूर्ण समितियां थी उसके बारे में पढ़ना है। तो समितियां किसे कहते हैं एक बार समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि उस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान का निर्माण करने के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई गई। जैसे अभी आप वर्तमान समय में देखते होइएगा, केंद्रीय स्तर पर एक मंत्रिमंडल होती है जो कि अपने राज्य का या देश के संचालन के लिए कार्य करती है। तो उसी समय उस समय भी संविधान का निर्माण करने के लिए अलग अलग समितियां का निर्माण किया गया था। तो उसी समितियों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसे आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 3 समितियों का नाम सुन लीजिए। सबसे पहला आता है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, या फिर आपसे पूछा जाता है राज्य संबंधी समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर यह आपसे पूछा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा मित्रों। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य संबंधी समिति, इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह प्रश्न बारंबार पूछा गया है कि संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, या फिर बात कर लीजिए आप राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब आगे कुछ और समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो समिति आता है हम लोगों का, वह कौन सा आता है? तो वह आता है हम लोग का झंडा समिति। अगर आपसे पूछे संचालन समिति पूछे, या फिर आपसे पूछे प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति पूछे, तो इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के भी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है मित्रों, तो वह कौन हो जाएंगे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके अंदर में भी 3 समितियां थी जिसके यह अध्यक्ष थे। कौन कौन? याद करने का प्रयास करिए मित्रों। पहला आता है संचालन समिति, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, और तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो झंडा समिति। झंडा समिति थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना होगा कि झंडा समिति का गठन कब किया गया। तो झंडा समिति का गठन मित्रों 23 जून 1947 को। कब? 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन किया गया। यहाँ लिखा भी हुआ है 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन किया गया था। अब बात कर लेते हैं झंडा समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो देख लीजिए मित्रों, सबसे पहला आता है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सरोजिनी नायडू, फिर आते हैं हमारे KM मुंशी, फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर और अबुल कलाम आज़ाद। यह 5 सदस्य थे जो कि झंडा समिति में थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति का गठन कब किया गया? 23 जून 1947 को। कब मित्रों? 23 जून 1947 को गठन किया गया था, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब बात कर लेते हैं झंडा समिति में मात्र एक महिला सदस्य कौन थी। यह प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। तो वह एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? सरोजिनी नायडू। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि एकमात्र महिला सदस्य झंडा समिति में कौन थी। तो वह थी कौन? हमारी सरोजिनी नायडू जी थी। अब बात कर लेते हैं यह 6 समितियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला समिति कौन सा है? तो अगला समिति जो है हम लोग का मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ देख सकते हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी
समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल। अगर आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकार के उप समिति, क्योंकि यह जो समिति था बहुत बड़ा समिति था और उस बड़े समिति के अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, उसमें कुछ छोटे छोटी समितियां भी जिसका विभाजन किया गया था। यह पूछा जाता है आपसे कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो उप समिति के अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे JB कृपलानी जी। देख लीजिए यहाँ पे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष तो JB कृपलानी आता है, और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे हमारे, तो याद रखिए HC मुखर्जी जी, HC मुखर्जी जी। अब बात आता है कि अगर आपके बीच प्रश्न आता है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सीधा जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सीधा जवाब होगा JB कृपलानी जी। और अगर आपसे यह पूछा जाता है अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी। अगर उप समिति के अध्यक्ष पूछा जाते हैं तो यह दो व्यक्ति हो जाएंगे हमारे, और अगर सीधा आपसे पूछा जाता है समिति के अध्यक्ष तो वह कौन हो जाएंगे, तो सरदार पटेल जी हो जाएंगे। अब अगला जो हम लोगों का आता है, अगला जो समिति है वह आता है कौन, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो वह कौन हो जाएंगे हमारे, सरदार पटेल जी हो जाएंगे। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। यहाँ अंतर समझ लीजिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर वही आपसे पूछा जाता है राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वह हो जाएंगे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखिए राज्य है और यहाँ पे क्या है, तो मित्रों प्रांत है, तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। अब जो है हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति था, अगला जो समिति है हम लोगों का वह कौन है, कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, KM मुंशी जी। कौन, KM मुंशी जी, यहाँ लिखा भी हुआ है KM मुंशी जी जो है हमारे कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन मित्रों यहाँ पे अंतर समझ लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह KM मुंशी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे सिर्फ यह पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वह हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है। सिर्फ अगर संचालन समिति का पूछता है आपसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष, तो वह कौन हो जाएंगे हमारे, तो KM मुंशी जी हो जाएंगे। ठीक है। अब एक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी, जहां से लगभग बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वह कौन सा समिति था, तो वह समिति था हम लोगों का प्रारूप समिति। कौन, प्रारूप समिति, जिसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति कौन था, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मित्रों याद रखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब बात आता है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो प्रारूप समिति का गठन 29 कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को यहाँ देखिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, यह भी पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे मित्रों। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो 7 सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो मित्रों समझने का एक बार प्रयास करिएगा। सबसे पहले हो जाएंगे हमारे कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो कि इसके अध्यक्ष थे। दूसरे पे कौन आ जाएंगे हमारे, N गोपाल स्वामी अयंगर। और तीसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे हमारे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे पर कौन आ जाएंगे हमारे, मोहम्मद सादुल्ला। और पांचवें पे कौन आ जाएंगे हमारे, तो पांचवें नंबर पे जो आएंगे उनका नाम है BL मित्र। कौन, BL मित्र। और बाद में BL मित्र के जगह पर कौन आ जाते हैं, तो बाद में BL मित्र की जगह पर N माधव राव जी आ जाते हैं। फिर अगर उसके बाद बात किया जाए तो DP खेतान। कौन, DP खेतान हो जाएंगे हमारे 6ठे नंबर के सदस्य। DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है और इनके जगह पर कौन आता है, तो TT कृष्णाचारी जी आते हैं। अगर और एक सदस्य थे जिनका नाम था KM मुंशी। KM मुंशी जी के बारे में एक विशेष बातें समझ लीजिएगा। पांडुलेखन समिति जो थी या प्रारूप समिति जो थी, उसमें मात्र एक ऐसे सदस्य जो कि कांग्रेसी थे। कैसे सदस्य थे, कांग्रेसी सदस्य थे। कौन थे, KM मुंशी जी। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य।
कौन कौन थे आपको बता दिया हूँ। एक तो सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और उसके अलावा कौन कौन थे यहाँ देख लीजिएगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ए के अय्यर मतलब कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी जो कि एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे, बी एल मित्र के जगह पर बाद में कौन आ जाते हैं, एन माधव राव जी आ जाते हैं। और 7वें नंबर के जो सदस्य थे वो हमारे कौन थे, डीपी खेतान। और डीपी खेतान की मृत्यु 1948 ईस्वी में हो जाती है, तो उनके स्थान पे कौन आता है, तो टीटी कृष्णाचारी, कौन, टीटी कृष्णाचारी जी आ जाते हैं। मित्रों अब बात को समझने का एक बार थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास करिएगा। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, तो बोलिएगा भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन जब होता है तो उस दौरान क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि अभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वह भारत का क्षेत्र है, और एक उस समय बंगाल 2 भाग में बटा हुआ था, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल जो अभी वर्तमान समय में है वह किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उस समय जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान में चला गया, और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा में सदस्य बनकर आए थे। तो जब यह इसका विभाजन होता है भारत पाकिस्तान का, तो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, तो फिर इनका सदस्यता चला जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा का। तो इनको पुनः संविधान सभा में लाने के लिए एक क्षेत्र है बम्बई के पूना प्रेसिडेंसी का क्षेत्र जो था, वहाँ से संविधान सभा में कौन जीत के आए थे, एम जयकर, याद रखिए एम जयकर जीत के आए थे। तो एम जयकर से इस्तीफा दिलवाकर उपचुनाव करवा के पुनः बम्बई के पुणे प्रेसिडेंसी से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को चुनाव करके संविधान सभा में लाया जाता है। और एक बात और यहाँ पे जान लीजिए मित्रों कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, इससे भी एक प्रश्न आता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अगर आपसे जन्म पूछता है तो याद रखिए 14 अप्रैल कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1851। कहाँ पर, 14 अप्रैल, यहाँ पे लिख लीजिए मित्रों, 14 अप्रैल 1851 को इनका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब, 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल 1891 को, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इससे भी एक प्रश्न बन जाते हैं। और प्रारूप समिति के बारे में मैं जो भी विशेष चीज़ है उसको बता दिया हूँ। तो जो प्रमुख समितियाँ थी उसको आज हम लोगों ने पढ़ लिया अभी। अब अगला जो टॉपिक है संविधान सभा की आलोचनाएँ। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि यह जो संविधान सभा थी इसकी विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं हुई, बहुत सारे आलोचनाएं हुए। तो उस आलोचनाओं में जो महत्वपूर्ण आलोचनाएं हुए उसको हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो आलोचना हुआ, जिस आलोचना में कहा गया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो यह पूछा जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसका कथन है। तो यह कथन किसका है मित्रों, समझने का प्रयास करिए। ग्रेनविले आइंस्टीन का, किसका, ग्रेनविले आइंस्टीन का, यहाँ लिखा भी हुआ है। ग्रेनविले आइंस्टीन ने यह कथन संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा कि उस समय जो था कि कांग्रेस ही क्या था, संविधान सभा था, और कांग्रेस क्या था, कांग्रेस संविधान सभा था, और कांग्रेस ही क्या था, तो भारत भी था। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, भारत था। यह कथन किसका है, ग्रेनविले आइंस्टीन का है। और संविधान सभा का आलोचना करते हुए कहा उन्होंने कि पूरी तरह से संविधान सभा कांग्रेस ही थी। ऐसा क्यों कहते हैं ये, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि आप मित्रों जानते होइएगा कि 208 सदस्य सिर्फ और सिर्फ किसके थे, कांग्रेस के थे, जब तक भारत विभाजन नहीं हुआ था। और भारत विभाजन होने के बाद 226 सीट, कितने, 226 सीट जो है ब्रिटिश भारत से जीते जाते हैं, 3 सीट जो है कमिश्नरी क्षेत्र से, और 70 सीट किसको दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ, तो 70 सीट दिया जाता है देसी रियासत को। तो सबसे ज़्यादा संख्या संविधान सभा में कांग्रेस के होने के कारण ही ग्रेनविले आइंस्टीन साहब ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, भारत था।
अगला जो आलोचना इसका हुआ था संविधान सभा का, तो अगला आलोचना क्या था, तो देखिएगा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका। यहाँ देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। यह कह रहा है कि जो संविधान निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे वह राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में, मतलब कि राष्ट्र के बारे में सोचते सोचते जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसके बारे में संविधान सभा ने उसका कम वैल्यू दिया, कम आंका। यह किसका कहना था, तो यह याद रखिए, आइवर जेनिंग्स का कहना था। किसका? आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का कहना था। किसका कहना था? आइवर जेनिंग्स का कहना था कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों, यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं, अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम आंका। यह किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अब बात आती है मित्रों कि कल के क्लास में एक महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया था उसको मैं बता देता हूं मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा का जब प्रथम बार गठन हुआ था, अर्थात जब तक भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो 389 सीट निर्धारित किए गए थे। कितने? 389 सीट निर्धारित किए गए थे। और जब संविधान का विभाजन, जब भारत का विभाजन हो जाता है पाकिस्तान के साथ, तो कितने संविधान सभा में सदस्य बचते हैं? तो 299। तो याद रखिए मित्रों, जब संविधान सभा, जब भारत जो है अपना स्वतंत्र हो जाता है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तो उसके बाद यह संविधान सभा जो है यही संसद के रूप में भी कार्य करती थी। किस रूप में? तो यही संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य करती थी और संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा के रूप में भी कार्य करती थी। तो याद रखिए, जब संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता था? तो जीबी मावलंकर के द्वारा। किसके द्वारा? जीबी मावलंकर के द्वारा। इसीलिए आप लोग से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो वह कौन थे? तो जीबी मावलंकर को माना जाता है। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे हो जाएंगे, जो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। और एक बात और समझ लीजिए मित्रों, अगर पूछा जाता है आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन बने थे, अर्थात विधि मंत्री कौन बने थे, तो वह भी कौन हो जाएंगे हमारे? तो याद रखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और मित्रों, आज मैं बताना चाहता हूं कि यह जो चैप्टर, अध्याय जो था संविधान सभा, यह पूरी तरह से आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं, द एंड हो गया है जिसका, और पूरी तरह से आज हम लोगों ने संविधान सभा की अवधारणा को समझ लिया है। एक बार इसको आप पहले देख लीजिएगा। तो मित्रों, जैसा कि यह जो है अध्याय पूरी तरह से खत्म हो गया है, और इससे संबंधित जिस भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों, यह आपका काम है कि उसको ढूंढ कर बनाना। ठीक है मित्रों, और मैं फिर भी एक लेक्चर और लेके आऊँगा जिसमें इस चैप्टर से जितने भी सारे आज तक प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस लेवल तक के, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं मित्रों कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो अवश्य ही करिए मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।